हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, फिलहाल हम आपके लिए लेके आए हैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज को, और डिस्ट्रिक्ट सीरीज वो भी पेपर 5 और पेपर 6 के अकॉर्डिंग क्या उसका महत्व है उसके अनुसार बेसिकली इसको बनाया गया है। तो आज पुनः हम चलेंगे एक नए डिस्ट्रिक्ट की तरफ। पहले आपसे हमने लखनऊ की बात की, प्रयागराज की बात की, सिद्धार्थनगर की भी बात की। आज आपसे हम बात करेंगे उस शहर की जो कि बेसिकली अपने तालों के लिए बेसिकली फेमस है। उस शहर की बात करेंगे जिसका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत बड़ा रोल हमको देखने के लिए मिला। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की भी बात करेंगे जहां पर जिसकी स्थापना मूल रूप से हुई तो उस जिले में ही थी, लेकिन बाद में फिर वो दिल्ली में आया और आज भारतीय प्रशासनिक सेवा में बहुत सारे वहां के स्टूडेंट्स जो हैं वो सेवारत हैं। तो मैं और किसी और जिले की नहीं बल्कि अलीगढ़ जिले की आपसे बात कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अलीगढ़ जिले के बारे में और देखते हैं क्या खूबसूरती है इस जिले की, क्या इंपॉर्टेंस है इस जिले का। ये केवल एक जिला ही नहीं है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं फिर बात करते हैं। अच्छा, इसकी जो भी पीडीएफ है देवियों और सज्जनों, मैं आपको यहां अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो आप कर सकते हैं यहां ज्वाइन, और कोई भी क्वेरी हो आपकी पढ़ाई से संबंधित तो आप मुझे पर्सनली यहां पर टैग करके मुझे मेरे पास मैसेज भी कर सकते हैं, तो फिर आपसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल तो हमेशा जब भी आपसे डिस्ट्रिक्ट सीरीज में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मैप को दिखाया जाता है ताकि आप धीरे धीरे अपने दिमाग में उत्तर प्रदेश के मैप को बहुत आसानी से सेट कर लें। इससे फिर बहुत आसान हो जाता है आपके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना, और न्यूज़पेपर में यदि किसी डिस्ट्रिक्ट की कभी भी कोई चर्चा आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने पेपर के साथ उसको कनेक्ट कर पाते हो। साथ ही उस जिले के बारे में अगर आप पढ़ चुके होते हो तो आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से उससे एसोसिएट भी कर पाते हो। तो फिलहाल आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक संभागों में बांटा गया है, इकोनॉमिक डिविजन्स किए गए हैं। एक पूर्वी आर्थिक संभाग है, पश्चिमी है, एक मध्यांचल वाला है और एक बुंदेलखंड आपको देखने के लिए मिलता है। तो आज जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो बेसिकली पश्चिमी आर्थिक संभाग में आएगा जिसका नाम है अलीगढ़। हमारे 4 आर्थिक संभाग हैं, लेकिन इन आर्थिक संभागों में 18 मंडल आपको देखने के लिए मिलते हैं, और आपको जान करके भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो 18वां मंडल है वो और कोई नहीं बल्कि ये अलीगढ़ मंडल ही 18वां मंडल है उत्तर प्रदेश का, जिसे आगरा से काट करके बेसिकली अलीगढ़ के रूप में बनाया गया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है अलीगढ़, जो अपनी बाउंड्री यहां पर आपको हरियाणा के साथ भी टच करते हुए दिखाई देता है। इस अलीगढ़ को आप देखिए, ये अलीगढ़, इसके अलावा फिर यहां पर आपको हाथरस देखने के लिए मिल रहा है जो आगरा और मथुरा के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। हाथरस, हाथरस के बगल में आपको देखने के लिए मिल रहा है एटा। एटा, तो हाथरस के बगल में एटा आपको देखने के लिए मिल रहा है, और एटा से जस्ट ऊपर आपको कासगंज देखने के लिए मिल रहा है। ये जो मैंने 4 सर्कल्स आपके सामने बनाए हैं, मतलब अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज, इन चारों को जब हम मिला देते हैं तब जाकर के बनता है अलीगढ़ मंडल। तो एक मंडल में बहुत सारे जिले हो सकते हैं, 2 भी, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। जैसे पूर्व में आपसे हमने प्रयागराज मंडल की बात की थी, तो प्रयागराज में फतेहपुर जिला भी आता है, कौशांबी जिला भी आता है, इसके साथ प्रतापगढ़ जिला भी आता है। इससे पहले हमने आपसे लखनऊ के बारे में बात की थी, तो लखनऊ में रायबरेली भी आता है, उन्नाव भी आता है, सीतापुर भी आता है, हरदोई भी आता है, लखीमपुर खीरी भी आता है, और स्वयं लखनऊ आता है। उसी प्रकार आपसे सिद्धार्थनगर की बात की थी, तो सिद्धार्थनगर का मंडल तो बस्ती मंडल था,
लेकिन सिद्धार्थ नगर भी आता है और उसमें संत कबीर नगर भी आता है। इस प्रकार से धीरे धीरे जब आप अपने दिमाग में इनको सेट करोगे तभी ये जाकर के सेट होंगे और आपको याद होंगे। तो अलीगढ़ में कौन कौन से आते हैं एक बार बैठे बैठे बोल दो भाई। हाथरस भी आता है और एटा भी आता है, कासगंज भी आता है। ठीक है, तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट मिल करके बनाते हैं अलीगढ़ मंडल। तो मंडल कौन सा होगा? अलीगढ़ होगा। ठीक, और ये किस संभाग में आएगा? ये पश्चिमी आर्थिक संभाग में आएगा। अलीगढ़ को बनाया किससे गया था? आगरा को काट करके बेसिकली अलीगढ़ को क्रिएट किया गया। ठीक, चलिए यहां पर आप इसको देख भी सकते हैं। तो यहां पर ये मंडल वाला आपको मैप दिख रहा है, ये अलीगढ़ हो गया। और अलीगढ़ में आपको हाथरस, कासगंज, कासगंज और इधर हाथरस और इधर एटा, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो हरियाणा के साथ भी अपने बाउंड्री को टच कर रहा है। इधर मथुरा के साथ अपनी बाउंड्री को टच करेगा आगे। ठीक, चलिए बात करें अगर इसकी, तो ये आपको एक मैप भी दिखाई दे रहा है। बॉर्डर से बेसिकली गंगा रिवर होती हुई दिखाई जा रही है। इधर से हरियाणा साइड है तो फिर यमुना जी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अलीगढ़ की अगर हम परिचय दें आपको, तो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है अलीगढ़। प्रशासनिक मुख्यालय अलीगढ़ कोयल में हुआ करता था। 4 जिलों को मिलाकर के बना है अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा। ज्यादातर एक विश्वविद्यालय शहर के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में जानते हैं, एएमयू के रूप में। अपने उद्योगों के कारण भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध जिला है। जिस प्रकार से चाइना के साथ एक टैरिफ वॉर छिड़ चुका है अमेरिका का, तो अब चाइना की जो ताले आले हैं, तालों का बहुत बड़ा इंपोर्टर है कौन? अमेरिका। इसीलिए अब चाइना तो 145% उसके ऊपर इस समय टैरिफ है अमेरिका का। तो भारत सरकार यही एक्सप्लोर कर रही है कि किस प्रकार से यहां से हम अपने उन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कर सकें जो कि अमेरिका में बहुत बड़े डिमांड में रहते हैं। उसमें एक प्रोडक्ट अलीगढ़ के ताले भी हैं, जिनके बारे में संभावनाएं बनाई जा रही हैं। अलीगढ़ की बात करें तो 12वीं शताब्दी में इसका नाम कोल हुआ करता था। कोल दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के समय में एक ये प्रमुख शहर हुआ करता था। एक राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही केंद्रों के रूप में काम किया करता था। इन कोल्स का उल्लेख इब्न बतूता की जो बुक थी रहला, उसमें भी बेसिकली हमको देखने के लिए मिलता है। इब्न बतूता ने यहां पर अलीगढ़ की लड़ाई की भी बेसिकली चर्चा कुछ की है। तो ये इब्न बतूता ने की होगी, ये लड़ी नहीं थी, चर्चा की थी। अलीगढ़ की लड़ाई क्या थी? तो अलीगढ़ की लड़ाई बेसिकली 1 सितंबर 1803 को बेसिकली लड़ी गई थी, दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान। इस अलीगढ़ किले पर ब्रिटिश रेजिमेंट ने बेसिकली क्या किया था? यहां पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से यहां पर ब्रिटिशों का ही कब्जा आपको देखने के लिए मिलेगा। उस समय अलीगढ़ का एक किला हुआ करता था जो फ्रांसीसी अधिकारी के नेतृत्व में हुआ करता था। एक्चुअल में इस अलीगढ़ के किले का निर्माण जो है इब्राहिम लोदी के समय में, उसी का एक गवर्नर हुआ करता था, उसके बेटे ने बनाई थी, जिसका नाम मोहम्मद हुआ करता था। इस कोल क्षेत्र का जो गवर्नर था वो उमर करके हुआ करता था। तो उस मोहम्मद ने बेसिकली इस अलीगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। बाद में क्या कहते हैं, जो पेरोन आपको दिख रहा है, इसने उसी किले को और ज्यादा आधुनिक और मॉडर्नाइज बनाने का प्रयास किया था। 1803 में जब मराठों के साथ युद्ध होता है, तब फिर अलीगढ़ का भी ये युद्ध देखा गया था और इसमें फ्रांसीसियों को डिफीट करके अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है जो अभी मैंने यहां पर आपको पढ़ाया था पीछे। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए बेसिकली विख्यात है। आपको जान के हैरानी होगी, जामिया मिलिया इस्लामिया जिसकी मैंने बात की थी, मूल रूप से उसे भी अलीगढ़ में ही स्थापित किया गया था। बाद में वो अलीगढ़ से ट्रांसफर होकर के फिर दिल्ली की तरफ गया है। ठीक है, इस अलीगढ़ के किले की बात करें तो इसका निर्माण करवाया गया था इब्राहिम लोदी के समय में मोहम्मद के द्वारा। ये मोहम्मद कौन है? ये उस समय अलीगढ़ जो कोल के नाम से प्रसिद्ध था, वहां का गवर्नर हुआ करता था कौन? उमर। ये इसका बेटा हुआ करता था, जिसने 1524-1525 में इस अलीगढ़ के किले का निर्माण करवाया था।
लेकिन बाद में क्या कहते हैं, जब ये फ्रांसीसियों के हाथ में आया था तो फ्रांसीसियों का यहां पर जो अधिकारी था जिसका नाम बॉयगने और पैरोन हुआ करता था, इन्होंने इसे और ज्यादा आधुनिक रूप से मॉडर्नाइज बनाने का प्रयास किया था। इसीलिए यहां पर लिखा है अलीगढ़ फोर्ट was modernized by French engineers under the control of French officers Benoit de Bourgogne and Péron। यही पेरॉन के नेतृत्व में इसको आधुनिक बनाया गया था। अगर इसके इलाके को देखें तो एरिया कुछ लगभग इतना है, तो उससे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि ये बेसिकली दोआब के रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तरफ से तो ईस्ट साइड से गंगा जी जा रही हैं और वेस्ट साइड से देखेंगे तो यमुना जी बॉर्डर बनाती हुई निकल रही हैं। इस हिसाब से अलीगढ़ जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोआब का रीजन है, तो उसी हिसाब से एग्रीकल्चर के बारे में आप सोच सकते हैं कि यहां पर पानी की रिचनेस रहेगी ही रहेगी। ठीक है, बात करें तो अलीगढ़ आपको संभाग देखने के लिए मिलता है, लोकसभा की सीट 1 है, तो ये आप देख सकते हो। बाकी ये सब हमारे पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो स्किप मार दो, मैं तुम्हारे सामने ही इसको डिलीट कर देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। आते हैं यहां पर डेमोग्राफिक प्रोफाइल की तरफ, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए किस प्रकार का यहां पर रिलीजन है। तो हिंदुज्म के लोग लगभग 55% आपको देखने के लिए मिलते हैं, इस्लाम के लगभग 42% जनसंख्या देखने के लिए मिलती है। इसका मतलब इस्लामिक डोमिनेटेड रीजन आपको डोमिनेटेड का मतलब एक अच्छी जनसंख्या आपको मुसलमान भाइयों की देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहां पर यह चीज दिख रहा है, दशकी जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 22% है, तो इसका मतलब है उत्तर प्रदेश की औसत वृद्धि से ज्यादा आपको देखने के लिए मिल रही है अलीगढ़ की औसत वृद्धि। ठीक है, ये सब अब अलग से याद करने की नीड तो नहीं है, 2011 के अकॉर्डिंग ये था, लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो ये रेट जो है कुछ बढ़ता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, लगभग 67% लिटरेसी हो गई है। तो यहां पर वही दिख रहा है। यहां पर कौन सी अधिकांशतः भाषाएं बोली जाती हैं, तो हिंदी, उर्दू और ब्रज भाषा आपको मेजर भाषा के रूप में आपको देखने के लिए मिलती है। हिंदी, उर्दू और ब्रज भाषा को भी रखिए, क्योंकि ये रीजन जो है, ये मथुरा, आगरा, ये पूरा रीजन ही है, तो इसलिए क्या कहते हैं आपको ब्रज भाषा का क्षेत्र भी देखने के मिलेगा, ब्रज बोली का क्षेत्र भी आपको ये पूरा इलाका देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में देखें तो अलीगढ़ बेसिकली ताला और पीतल की कारीगरी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें तो दोआब का रीजन है, फर्टाइल लैंड आपको देखने के लिए मिलेगी, तो यहां पर खेती भी आपको अच्छी होती हुई दिखाई पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज की बात करें तो जॉनसन एंड कंपनी जो है वो बेसिकली पहली अंग्रेजी कंपनी थी जिसने यहां तालों का निर्माण करना स्टार्ट किया था। उसी प्रकार हेंस सॉस की कंपनी है, वो भी बेसिकली यहीं पर अपना प्लांट लगाया हुआ है, तो यहीं पर इसका हेंस सॉस कंपनी का भी प्लांट लगा हुआ है। इसी प्रकार अल्ट्राटेक की सीमेंट की कंपनी का भी यहां पर एक बड़ा प्लांट हमको देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार 6 नोड्स का निर्माण करवाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। डिफेंस कॉरिडोर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस डिफेंस कॉरिडोर में बेसिकली 6 नोड्स बनाई गई हैं। 6 नोड्स में अलीगढ़ और आगरा है। याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है, इसी आगरा को काट करके अलीगढ़ को बनाया गया था, तो आगरा और अलीगढ़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसी प्रकार आपको कानपुर और लखनऊ देखने के लिए यहां पर मिलते हैं। और यहां पर बुंदेलखंड को तो जोड़ा ही गया है, तो चित्रकूट और यहां पर झांसी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये 6 नोड्स का एक कॉरिडोर बनाया गया है। इसी 6 नोड्स के कॉरिडोर को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से जाना जा रहा है, ताकि डिफेंस रिलेटेड जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको बेसिकली हम इसी क्षेत्र में बना सकें और इसको आसानी से हम ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से भेज सकें एक जगह से दूसरी जगह, सुपरफास्ट हाईवेज के द्वारा, इन सब चीजों के द्वारा। तो इसी प्रकार से ये कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो और भारत जो है केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत को डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स में एक एक्सपोर्ट हब के रूप में डेवलप किया जा सके। तो
अलीगढ़ के ताले जाना भाई बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे ताला नगरी के रूप में भी जानते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा अलीगढ़ का ओडीओपी क्या रखा गया है। अगर ये आप लिख देंगे तो विश्वास मानिए कि आपको वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बताने के लिए मैं भी आपको 2 मिनट में ही बता सकता हूं, कहीं बता भी दिया गया होगा, हाँ, लेकिन तुम लिखो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर देखें तो हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन भी आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। इस हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन को अगर हम देखें तो कहां पर है, ये बेसिकली अलीगढ़ में ही है, और इसका निर्माण जो करवाया गया है वो किसने करवाया है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसका निर्माण करवाया गया है। थर्मल पावर स्टेशन है, कोयले से चलता है, लगभग 1270 मेगावाट की बिजली बेसिकली बनाई जाती है। पूरे भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो 46% जो बिजली है वो केवल और केवल कोयले से ही बनाई जाती है। तो हम अभी कोयले को प्रतिस्थापित करने की भूमिका में नहीं आए हैं, क्योंकि 46% जो बिजली है अभी भी पूरे भारत की वो केवल और केवल कोयले से ही बनाई जाती है। उसी प्रकार अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कानपुर से दिल्ली NH 91, 93 बहुत आसानी से इससे जुड़ा हुआ है। NH 91 की बात करें तो कोलकाता से NCR रीजन को यह जोड़ता है, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़। उसी प्रकार 93 की बात करें तो मुरादाबाद टू ताज नगरी, आगरा वाया अलीगढ़, इस सेक्शन को जोड़ता है। ब्रजभूमि एक्सप्रेसवे, उसी प्रकार यमुना एक्सप्रेसवे से भी आपका ग्रेटर नोएडा से ये आगरा की तरफ जुड़ता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो रेल मार्ग से बात करें तो कानपुर दिल्ली के बीच से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। जितने भी बढ़िया ट्रेनें हैं उनका स्टॉपेज आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे आपको शताब्दी है तो उसका स्टॉपेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वंदे भारत का स्टॉपेज नहीं है, वो तो सीधे कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, सीधे दिल्ली। तो वैसे अलीगढ़ में मोस्टली गाड़ियों का स्टॉपेज हमें देखने के लिए मिल जाता है। निकटतम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अब जो है वो जेवर हवाई अड्डा बन जाएगा, इसका जेवर हवाई अड्डा बन जाएगा। अभी तक इंदिरा गांधी था, अब जेवर हवाई अड्डा बन जाएगा। हाँ। फ्लोरा फौना की बात करें तो यहाँ के एज अ टूरिस्ट प्लेस के रूप में देखें तो एक पार्क है जिसका नाम है नकवी पार्क। क्या नाम है, नकवी पार्क। तो नकवी पार्क जो है इंपॉर्टेंट है, जिसे राजकीय उद्यान जवाहर पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो अपने हरे भरे वातावरण के लिए बेसिकली प्रसिद्ध है। तो नकवी पार्क यहाँ का इंपॉर्टेंट पार्क हमको देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार शेखा बर्ड सेंचुरी हमको देखने के लिए मिल जाएगी, इसके लिए भी अलीगढ़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर मंदिर के रूप में देखें तो खेरेश्वर का मंदिर आपको स्पेशल देखने के लिए मिलेगा। हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र मंदिर माना जाता है खेरेश्वर का मंदिर, तो खेरेश्वर मंदिर भी हमको यहां पर देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार अलीगढ़ का किला है, तो इसका निर्माण 1524-1525 में मोहम्मद के द्वारा करवाया गया था। ये मोहम्मद कौन है, उस समय यहीं पर इब्राहिम लोदी का जो गवर्नर हुआ करता था, जिसका नाम था क्या, उमर, उसी का बेटा है मोहम्मद। उसी ने ही बेसिकली इस किले का निर्माण करवाया था, जिसे आप अलीगढ़ फोर्ट के रूप में जानते हैं। नकवी पार्क के बारे में आपको बता दिया, ये दूसरा पार्क है, वही मतलब नकवी पार्क है, उसकी इमेज दूसरी है। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा नकवी पार्क को बेसिकली यहां पर डेवलप किया गया। उसी प्रकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU 1920s के समय में, तो एक इंपॉर्टेंट हमें देखने के लिए मिलता है आज। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय के रूप में है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ को वास्तव में अगर हम जानते हैं तो वाकई AMU के रूप में ही जानते हैं, AMU के रूप में ही जानते हैं। तो 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, फिर उसको कॉलेज का दर्जा दिया। वही 1920s में आकर के फिर AMU के रूप में हमको दिखाई देगा। उसी प्रकार का फेमस पर्सनालिटी की बात करें तो विजय शेखर शर्मा जी की चर्चा आप कर सकते हैं। विजय शेखर शर्मा जी का जो जन्म है वो अलीगढ़ में ही हुआ था। विजय शेखर शर्मा जी का जन्म जो है वो अलीगढ़ में ही हुआ था। आखिर ये है कौन भैया, पेटीएम करो
तो जब जब पेटीएम करोगे ना, तब तक विजय शेखर शर्मा जी इसी प्रकार से हंसते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। पहले तो फ्री में करवाया, अब चार्ज कर, अब किसी का मोबाइल चार्ज करने में भी 2 रुपए झटक लेते हैं, ठीक है ना, तो समझ लो फिर। तो अलीगढ़ से ही आपको देखने के लिए मिलेंगे कौन, विजय शेखर शर्मा जी, जो फाउंडर भी हैं और सीईओ भी हैं पेटीएम के। उसी प्रकार शीला गौतम जी यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। स्लीपवेल ब्रांड के जो आपको गद्दे देखने के लिए मिलते हैं ना, स्लीपवेल ब्रांड के जो आपको गद्दे देखने के लिए मिलते हैं जिसपे आप बैठे हुए हो इस समय, तो बेसिकली ये इसी से ही संबंधित हैं। भारतीय अरबपति राजनीतिक और व्यवसायी महिला थी, बेटे राहुल गौतम द्वारा संचालित शीला फोम लिमिटेड की संस्थापक और मालिक थी। यही शीला फोम लिमिटेड जो है ना, ये बेसिकली स्लीपवेल ब्रांड से यहां पर गद्दे बनाती है, तो ये भी बेसिकली अलीगढ़ से संबंधित है, शीला गौतम जी। उसी प्रकार ख्वाजा अब्दुल हमीद, ख्वाजा अब्दुल हमीद भी आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। कहां पर जन्म हुआ था ख्वाजा अब्दुल हमीद का, तो हमीद जी का जन्म जो है वो अलीगढ़ में हुआ था, अलीगढ़ में हुआ था। ये कौन है, ये बेसिकली सिप्ला के फाउंडर हैं। ये कौन है, सिप्ला जो दवाई की कंपनी है उसी के फाउंडर माने जाते हैं बेसिकली कौन, ख्वाजा अब्दुल हमीद जी, ठीक है। तो सिप्ला की निसिप प्लस बुखार की दवा भी आती है, तो सिप्ला एक ब्रांड है अपने आप। तो ख्वाजा अब्दुल हमीद जी भी आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे, जिन्होंने बेसिकली सिप्ला की स्थापना की थी। उसी प्रकार तेज बहादुर सप्रू जी को अगर हम देखें, तो भारतीय स्वतंत्रता में अग्रणी सेना नायकों में हमें, अग्रणी राष्ट्रवादियों में हमको देखने के लिए मिलेंगे, एक उदारवादी चिंतक के रूप में। इनका भी जन्म आपको यही अलीगढ़ में ही देखने के लिए मिलेगा, इनका भी जन्म अलीगढ़ में ही हुआ था। उसी प्रकार सर सैयद अहमद खान की बात करें, सर सैयद अहमद खान का जन्म तो नहीं है, लेकिन सर सैयद अहमद खान की कर्म भूमि जो है अलीगढ़ देखने के लिए मिलेगी। अलीगढ़ की चर्चा हो और सर सैयद अहमद खान का नाम ना हो तो अधूरी सी बात है। सर सैयद अहमद खान का स्पेशल रोल है अलीगढ़ के लिए, ठीक है। तो 19वीं सदी के ब्रिटिश भारत के एक महान भारतीय मुस्लिम सुधारक रहे। हालांकि शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया, बाद में द्विराष्ट्र सिद्धांत के पिता के रूप में भी इनको जाना गया। तो सर सैयद अहमद खान का भी एक कर्म भूमि के रूप में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर आकर के फिर हमारी अलीगढ़ की सीरीज समाप्त होती है। आपके लिए एक मैसेज है, यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की, तो आप हमारे साथ यहां पर जुड़ करके स्पेशल तैयारी कर सकते हैं। सुन लीजिए क्यों, क्योंकि इस समय चल रहा है अचीवर्स कार्निवल, और यह कार्निवल चलेगा केवल और केवल 30 अप्रैल तक। सब में भारी डिस्काउंट आपको दे दिया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसी बैच में आपको एनसीईआरटी की सीरीज भी फ्री कर दी गई है, टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री कर दी गई है, और साथ में यदि आप प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करते हो तो आपको रिफंड का प्रोविजन भी कर दिया गया है। इसके लिए आपको बैच परचेज करते समय मेरे इस कोड को यूज करना होगा, ताकि मेंटोर के रूप में मैं आपके साथ लाइव जुड़ पाऊं। तो आप मुझे यहां पर आप मेरे कोड को यूज कर सकते हैं, साईं लाइव, साईं बाबा के नाम पर, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इस समय चल रहा है। तो आप जुड़ सकते हैं, और ताकि मुझे उस बैच में पढ़ाने का, आपके साथ जुड़ने का मौका भी मिले। तो आशा करता हूं आप इस मैसेज को समझ गए हैं और ये सीरीज आपने समझ ली होगी। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट किसी अन्य जिले की तरफ। तो आप सभी का दिन उज्जवल हो, परमपिता परमेश्वर से यही कामना है, भविष्य उज्जवल हो आपका। सेशन को यही विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।